अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्ट विटमैन। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन। कभी भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो इसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया करें कि सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन दें। जाहिर बात है, हम पोएट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी उसका एक बैकग्राउंड देंगे। तो हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। वॉल्ट विटमैन is a prominent 19th century American poet. By profession, he excelled in essaying, journalism, and poetry. During his teens, he developed love for the printed media. He started to acquaint himself with the literary works of Homer, Shakespeare, Bible, and Dante. After experiencing teaching profession, he inaugurated himself as an editor of multiple newspaper of Brooklyn. सबसे पहले हम देखते हैं ये एक अमेरिकन पोइट है 19th सेंचुरी का। उसके बाद इसने जिन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम किया वो ऐसे राइटिंग, जर्नलिज्म और पोइट्री। फिर उसके बाद इसने अपनी टीन एज में जो है अपना इंटरेस्ट शो किया प्रिंट वर्क की तरफ। फिर इसने क्या किया कि इसने अपने आप को जो है फेमिलियर किया शेक्सपियर के पोइट्री के साथ, शेक्सपियर के वर्क के साथ, इसी तरह डेंटे के साथ, बाइबल के साथ एंड होमर के साथ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया और उसके बाद इसने डिफरेंट न्यूज़पेपर के जो है एज एडिटर काम किया। पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं कि इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी थी। तो हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी वाज ऑफ अ ह्यूमनिस्ट, यानी आप ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमनिस्ट है, यानी इंसानों से प्यार करने वाला, इंसानों की बातें करने वाला। He criticized racism and respected human dignity. इसने इंसान की जो डिग्निटी है उसकी रिस्पेक्ट की कि सबसे पहले जो है वो इंसानियत है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। This attribute of his is a dominant trait in his literary scholarship. यही ही इसका जो ट्रेड था, यही ही आप कह सकते हैं कि इसका जो कैरेक्टर था ये बहुत ही प्रोमिनेंट हुआ इसकी तमाम लिटरेरी वर्क के अंदर। In the outbreak of the Civil War, he undertook an oath to live more pure life in future. इसने जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो इसने उस वक्त अपने आप से एक अहद किया कि अब ये जो है अपनी लाइफ जो है वो एक प्योर अंदाज में गुजारेगा। लेटर ही सर्व्ड मैनकाइंड इन द न्यूयॉर्क सिटी हॉस्पिटल। उसके बाद इसने न्यूयॉर्क सिटी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो इंसानियत की खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारी। एज अ पोएट देखते हैं कि एज अ पोएट ये कैसा इंसान था, इसने क्या कारनामे अंजाम दिए। तो विटमैन हैड अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट अप्रोच। ये एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट अप्रोच का मालिक था। इसने क्या किया? ही प्रेज्ड ह्यूमैनिटी इन रिलेशन टू डिविनिटी। हिज पोएम्स हैव अ पावरफुल नरेटर आई। इसने अपनी पोएम्स के अंदर यानी फर्स्ट पर्सन के थ्रू जो है तमाम की तमाम पोएट्री की। आगे who refers the entire humanity, यानी इसने तमाम इंटायर जो ह्यूमैनिटी थी उसको रिप्रेजेंट किया। Presents to elate, he also echoes the attributes of the democratic poet. उसके बाद हम इसका देखते हैं इसने स्टाइल कौन सा यूज किया। क्या इसने क्लासिकल पोएट्री वाला ही स्टाइल यूज किया या एज अ मॉडर्न पोएट इसने मॉडर्न स्टाइल यूज किया। द फ्री वर्ड स्टाइल इज ब्रॉडली सीन इन विटमैन्स पोएटिक कंट्रीब्यूशन। हम इसकी जो है पोएट्री जो कंट्रीब्यूशन है, जो इसने पोएम्स लिखी
उसके अंदर हम देखते हैं कि फ्री वर्स स्टाइल है। फ्री वर्स टेक्निक वाज द मॉडर्न डे अप्रोच दैट वाज अडॉप्टेड इन द 19th सेंचुरी। ये मॉडर्न टेक्निक थी जो 19th सेंचुरी के में अडॉप्ट की जाती थी। दैट इज व्हाई इसकी तमाम की तमाम जो पोएट्री है वो हमें फ्री वर्स में नजर आती है। फ्री वर्स में और दूसरे में क्या फर्क होता है, हम देखते हैं। दिस पर्टिकुलर स्टाइल सिग्निफाइज अ फ्री स्पीच स्टाइल। ये एक फ्री स्पीच स्टाइल था। आप जो फ्री स्पीच स्टाइल होता है इसके अंदर जो है वो पोएटिक जो डिवाइसेस होती हैं उनको जो है वो फॉलो नहीं किया जाता। सिंपल स्टाइल के अंदर ही डिफाइन किया जाता है, सिंपल स्टाइल के अंदर ही बात की जाती है। जैसे हम देखते हैं, इट डज नॉट कन्फर्म to the traditional approach of meter, rhythmic structure, sentences और strophes। यानी आप क्लासिकल पोएट्री के अंदर देखेंगे तो आपको मीटर्स नजर आएंगे, आपको सेंटेंजा की फॉर्म नजर आएगी, इसी तरह स्ट्रोफीज होंगी। लेकिन फ्री वर्स के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती और इसने फ्री वर्स का स्टाइल जो है वह अडॉप्ट किया। It liberates the author to compose a concept in prose style। इसने ऑथर्स को एक लिबर्टी दे दी कि वो जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को सिंपल अंदाज में जो है वो राइट कर सकते हैं। Whitman's approach to utilize free verse technique was to make his poetic labor more understandable by the man। इसकी इस जो मेहनत ने, इसके इस कारनामे ने, इस टेक्निक ने क्या किया कि इसकी जो पोएट्री थी वो एक आम आदमी भी समझ सकता था। अदरवाइज पोएट्रिक लैंग्वेज को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। यानी आपको सेंटेंसेस, उसके अंदर रिथमेटिक स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए, फिर आप जाके राइट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो पोएट्री है वो फ्री वर्स पे बेस करती है। दैट इज व्हाई एक आम आदमी भी इसकी पोएट्री को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं हिज पोएटिक डिस्कशन आर अराउंड द ऑर्डिनरी मैन। उसकी जो सारी पोएटिक डिस्कशन है वो एक आम आदमी के गिर्द है। अनलाइक द क्लासिकल पोएम्स वेयर valor and bravery were the common attributes of the noble man। क्लासिकल पोएट्री के अंदर हम देखते हैं कि नोबल जो मैन थे उनके एट्रीब्यूट्स, कॉमन जो एट्रीब्यूट्स थे वो क्या थी, ब्रेवरी थी, वैलोर थे। ये सारी की सारी जो है वो कैरेक्टर्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक नोबल मैन के दिखाए जाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं इसकी पोएट्री के अंदर क्या थीम्स पाए जाते हैं, इसकी पोएट्री किन थीम्स पे बेस्ड करती है। वो थीम्स मैंने यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिए हैं। इन थीम्स के ऊपर आप बात करके अपने जो है इसके ऊपर एक ब्रीफ नोट जो है वो लिख सकते हैं। कैसे कि नंबर 1, इसका जो थीम है आप कह सकते हैं कि इसका थीम जो है वो बेस्ड करते हैं इंडिविजुअलिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड डिवाइन, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, लाइफ एंड डेथ, minute details of life, transcendent power of love, brotherhood and comradeship, imaginative projection into others' life, optimistic faith in democracy and equality, belief in regenerative and illustrative powers of nature and its values as a teacher। तो ये इसके सारे जो हैं वो थीम्स हैं जो हमें इसकी पोएट्री में मिलते हैं। हमें इसके बारे में लिखते हुए आप सबसे पहले डिफाइन कर दें इसकी पर्सनैलिटी, इसका इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद इसकी पर्सनैलिटी पे आप डिस्कशन कर लें, उसके बाद इसके स्टाइल हो गया, स्टाइल के बाद इसके थीम्स हो गए। आप इनको जरा डिटेल में जो है वो डिफाइन कर देंगे तो आप इसे अच्छे तरीके से जो है इसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसने अपनी पोएट्री में कौन सी टेक्निक्स यूज की। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि वो फ्री वर्स उसने यूज किया। तो फ्री वर्स क्या थी, लैक ऑफ मेट्रिकल रेगुलरिटी, यानी इसके अंदर कोई मेट्रिकल रेगुलरिटी जो है वो नहीं होती। दूसरा, यूज ऑफ रिपीटेड इमेजेस,
सिंबल्स, फ्रेजेस एंड ग्रामेटिकल यूनिट्स। इसने रिपीटेशन करता रह गया, यानी ये हम जब इसकी पोएटिक एनालिसिस करते हैं तो हमें ये चीजें जो है इसकी टेक्निक्स हमें मिलती हैं कि इसने अपनी पोएट्री के अंदर कौन सी टेक्निक्स को जो है वो यूज किया। यूज ऑफ इनोमरेशन एंड कैटलॉग्स, यूज ऑफ एनाफोरा यानी इनिशियल रिपीटेशन ये करता रह गया इन द लाइन्स एंड एपनाफोरा, कंट्रास्ट एंड पैरेललिज्म इन पेयर्ड लाइन्स। ये इसकी जो है टेक्निक्स हैं जो इसकी पोएट्री के अंदर हमें मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके मेजर वर्क्स कौन से हैं, इसने किन यानी कौन से जो है वो आला काम किए या इसकी पोएट्री कौन से लेवल पे थी और उसमें इसने क्या क्या चीजें जो है वो बयान की या डिस्क्राइब की या डिपिक्ट की। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं दैट इज लीव्स ऑफ ग्रास 1885 में, 12 lines poem including Song of Myself, I Sing the Body Electric, The Sleeper। इसमें जो सबसे है इंपॉर्टेंट है Song of Myself, इसको हम देखते हैं कि क्या है। It is a critically acclaimed poem of 19th century। ये 19th century की एक critically जो acclaimed poem है। उसमें क्या है, डिस्पाइट इट्स कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज कंट्रोवर्शियल। तो इसके ऊपर क्या हुआ, इट इज रेड एंड लाउडेड बाय मेनी स्कॉलर्स ऑफ इट्स टाइम। इस वक्त के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसे पढ़ा और इसके बारे में बहुत सारे जो है वो सवालात खड़े हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसने एज अ मॉडर्न रोमांटिक पोएट क्या इसने क्या कारनामे जो है वो सारे अंजाम दिए। तो एज अ मॉडर्न रोमांटिक पोएट हिज पोएट्री डिस्कस्ड द फिलोसफी ऑफ लाइफ। पहले हमने जैसे बात की, जो ह्यूमनिस्ट होते हैं वो डेफिनेटली वो फिलोसफी ऑफ लाइफ की ही बात करते हैं, ऐसे ही इसने भी फिलोसफी ऑफ लाइफ की ही बात की। सिमिलर टू अ रोमांटिक पोएट he employs natural imagery to explain the context of self। इसने सेल्फ को जो है प्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए नेचुरल इमेजरी का जो है वो इस्तेमाल किया। individualism and other prominent themes to provide himself as a modern romantic poet। इसने अदर जो है वो थीम्स भी यूटिलाइज की, जैसे कि हमने इंडिविजुअलिज्म की बात की, ये मॉडर्न पोएट जो है उस वक्त जो है वो यूज कर रहे थे, इसने भी उन्हें यूज किया। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड अ मॉडर्न पोएट। उसके बाद हम देखते हैं एज अ डेमोक्रेटिक पोएट। इसने डेमोक्रेटिक पोएट इसे कैसे कहा जा सकता है, डेमोक्रेटिकली इसने एक डेमोक्रेसी के ऊपर कैसे बात की। तो जैसे कि हम जानते हैं विटमैन इज द बिलीवर ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि वो इक्वालिटी पे ही बिलीव करता था, वो डिस्क्रिमिनेशन पे बात नहीं करता था। तो इसलिए ही कंसीडर्ड द सोसाइटी एज वन, ये सोसाइटी को एक ही कंसीडर करता था, इसके नजदीक कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, अपर क्लास लोअर क्लास की कोई बात नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी की बात करता था। दिस मेड हिम एन अमेरिकन विजनरी, इसी वजह से इसे जो है अमेरिकन विजनरी जो है वो कंसीडर किया गया। उसके बाद his poems spoke about the oneness in the system too। इसकी जो poems थी वो भी सिस्टम को जो है वो सिस्टम के अंदर इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि there is oneness, कि there is equality। सबसे पहले एज एन ह्यूमनिस्ट हम कह सकते हैं कि वो एक वन सोसाइटी की बात करता है, यानी डिफरेंट सोसाइटी, अपर क्लास लोअर क्लास की बात नहीं करता, वन सोसाइटी की बात करता है।